अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नई जो है नया अज़्म है और बहुत सारी नेक दुआएं हैं आप लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से दो चार हैं या फिर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में डेली रूटीन की तरह एक अच्छी बात शेयर करेंगे और हमें यकीन है कि एक अच्छी बात शेयर करना आपकी ज़िंदगी में किसी हद तक, डेली रूटीन में किसी हद तक तब्दीली लाता है, बदलाव लाता है। अगर हर सबक सिखाने वाला उस्ताद है तो ज़िंदगी तुम्हें भी टीचर डे मुबारक। जी हाँ, आज टीचर्स से मुतालिक, असातिज़ा से मुतालिक आज आलमी दिन है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कभी गिर के उठते हैं, कभी ठोकर खाते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने चीज़ें प्लेट में रख के आ जाती हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों की कदर नहीं रहती और हमेशा उन्हीं चीज़ों की कदर मैंने देखा है लोगों को होती है जब वो ज़िंदगी से लड़ के चैलेंजेस को फेस करके अपने लिए कमाते हैं, अपने नसीब में लिखवाते हैं। क्योंकि ये तो दुआ मांगना तो है ना कि हम दुआ मांगते अपने नसीब को बदल देते हैं। और अगर ज़िंदगी मुश्किलात से दो चार होती है तो फिर इसी ज़िंदगी को हम खुशगवार भी बनाते हैं मेहनत से, लगन से। तो जी ये थी आज की अच्छी बात। अब ज़रा हम अपनी टॉप स्टोरीज़ पे नज़र डालते हैं। घर से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद एक बच्चे में मकाम हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है जो उसे उस्ताद देता है। वैसे तो माँ की जो गोद है उसको पहली दरसगाह कहते हैं, लेकिन मुआशरे में आपने चलना किस तरह है, मुआशरे को आपने फेस कैसे करना है, ये काम एक टीचर ही करता है। कौमों की ममार करार दिए जाने वाले असातिज़ा का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन हम तमाम असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया, इस काबिल बनाया कि हम कुछ बन गए और आज हम आपके सामने मौजूद हैं। सो जितने मेरे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे डे 1 से लेके, जैसे मेरी अम्मा हैं, मेरी बहन हैं, मेरे स्कूल टीचर्स हैं, मेरे कॉलेज टीचर्स हैं, मेरे यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, इसके अलावा जो लोग यहाँ पर है, जैसे मेरी टीम है वो मुझे सिखाती है तो वो भी एक तरह से मेरी टीचर है। हमारे यहाँ पे कॉलीग्स जिनसे हम सीखते हैं वो भी एक तरह से हमारे टीचर हैं। तो उन सब का बेहद शुक्रिया और उन सबको हैप्पी टीचर्स डे। अच्छा जी, तालीमी इदारों और मदारिस में बच्चों को सज़ा देना, अब ये पनिशमेंट चाहे फिज़िकली है, मेंटली है, इमोशनली, अगर आप किसी बच्चे को अब्यूज़ करते हैं तो वो एक क्राइम है। डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एडिशनल डायरेक्टर ने निजी तालीमी इदारों में तलबा को जिस्मानी सज़ा के देने का सख्त नोटिस लिया है। अब ये जो नोटिस है इसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, प्रैक्टिकली क्या कुछ इम्प्लीमेंट होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। अच्छा, याद रहे ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी हम देखते हैं कि बच्चों को बुरी तरह पीटा जाता है, उनसे काम करवाए जाते हैं, सफाई करवाई जाती है, तालीम को कहीं पीछे छोड़ के बाकी तमाम काम उन बच्चों से लिए जाते हैं। इस पे आज भी हम थोड़ी बात करेंगे क्योंकि इस पे बात करने से ज़रूरी है कि शायद अगर कोई हमें वहाँ से नुमाइंदा देख रहा है तो वो भी जाग जाए। ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात आईं, लोगों ने आवाज़ें कसी लेकिन किसी की परवाह नहीं की, पढ़ता गया, बढ़ता गया। बलूचिस्तान के एक पस्त कामत शख्स ने दराज लोगों का मुकाबला किया। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, ये हम दिखा भी रहे हैं आपको इस वक्त विजुअल्स। अब आप जानना चाहते होंगे इन शख्सियत के बारे में। पहले तो आपने ज़रा पाकिस्तान के हवाले से जो है आपने देखा और अब वो बाहर मौजूद हैं। अब ये क्या कहानी है, अब यकीनन थोड़ी सी तो क्यूरियोसिटी रहने देना, आपको हम बताएंगे कि जी इनकी कहानी, इनका सफ़र और इस सफ़र में मुश्किलात क्या थी और उन मुश्किलात को फेस इन्होंने कैसे किया। जो ना सिर्फ परिंदे पालती हैं बल्कि उनका कारोबार भी करती हैं, यानी उन्हें सेल आउट भी करती हैं और फिर पैसा भी कमाती हैं। और वो बच्चे जो कि घर बैठे ये सोचते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप देख लें क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ज़रा हम सिंध का रुख करेंगे। सिंध में डेंगी वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है, केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया है, अमवात की तादाद 38 तक पहुंच गई है। और जो है ये जो मैं आपको रेशो बता रही हूँ, डेथ रेशो, ये जो फिगर्स हैं इनमें से 36 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। और ये बात भी की जा रही थी कि सिंध सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है डेंगू से। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम शुरू से बात की जाती है कि जब भी कोई वबा आती है, वो चाहे डेंगू है, वो चाहे कोरोना है, वो चाहे कोई भी चीज़ है, हमेशा सिंध का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स करता है, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज थी, लेकिन सबसे पहले आज हम प्रोग्राम में जाने वाले हैं वो है असातिज़ा के हवाले से। दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया
जा रहा है। फैसलाबाद में कोतवाली रोड पे कायम सरकारी स्कूल के तलबा ने असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया है। ढोल की थाप और गुलपाशी करके जिनके टीचर्स हैं उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया है। अच्छा, अब मैं इस पे मज़ीद बात करूंगी, जानूंगी मैं कि बेसिकली उन्होंने किस तरह से ये डिसाइड किया कि ये होना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, ये छोटी छोटी सेलिब्रेशंस हैं जो कि हम जो है कर सकते हैं और अपने टीचर्स को खुश कर सकते हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अपनी नुमाइंदा रिदा संधू ने हमें ज्वाइन किया। जी बताएगा रिदा। जी बिल्कुल, उस्ताद को हमारे मुआशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है जो अपनी तालीम और तरबियत के ज़रिए तलबा का जो मुस्तकबिल है उसकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया भर में आज टीचर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से MC बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड पे एक तकरीब का एहतमाम किया गया है जहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से अपने असातिज़ा का गेट के ऊपर सुबह जो है वो इस्तकबाल किया गया, गुलपाशी की गई, गुलदस्ते जो हैं वो पेश किए गए, रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं वो हवा में उछाले गए, साथ ही साथ जो है वो ढोल की थाप पर रक्स करके जो है वो स्टूडेंट्स ने एक समा बांध दिया जिस पर टीचर्स भी खासे जो हैं वो फूले नहीं समाए और खासे खुश नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से खराज तहसीन उनको पेश किया गया है। जो तलबा हैं उनका यही कहना है कि हमारे जो असातिज़ा हैं वो दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा हैं और हमें अपने असातिज़ा पे फ़ख्र है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। आप टीचर्स डे के मौके पर कुछ जिक्र हाल ही में भर्ती होने वाले साथी का करते हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है। कट ऑफ डेट की वजह से हमने ये देखा कि ज़्यादा मार्क्स लेकर भर्ती इम्तिहान पास करने वाले लटक गए। स्क्रूटनी के बावजूद मसला हल ही नहीं हो पाया। कराची से खिज़र आज़म की रिपोर्ट जिसमें आपके तमाम मामला जान सकेंगे। सिंध में जॉब्स जो है वो अनाउंस की गई थी टीचिंग की, GST एंड PST की, जो कि तकरीबन आई थिंक 50,000 के करीब अनाउंस की गई थी, जिसमें हमने जो है वो टेस्ट दिया था IBA के थ्रू जो टेस्ट हुआ और उसमें हमने क्वालिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम मेरिट पे पास हुए। जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास सब थी, जैसे कि डोमिसाइल था, PRC था हमारे पास, जिसकी बेसिस पे हमने अप्लाई किया। सिर्फ एक फॉर्म D का एक इशू है जिसमें सिर्फ डेट जो है वो हमारी उनकी एडवर्टीजमेंट के बाद है। जो फॉर्म D है वो एडवर्टीजमेंट के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी जब अनाउंसमेंट हुई जॉब की उससे पहले का होना चाहिए। अब हमें जो है सिर्फ इसकी बेसिस पे जो है वो हमें रोका जा रहा है, हमारी जो है वो हमें महरूम किया जा रहा है ऑफर लेटर से। ओवरऑल जो है ये पूरे सिंध के 2000 कैंडिडेट हैं और सिर्फ कराची के 900 कैंडिडेट हैं। हम लोग फर्स्ट पॉलिसी के क्वालिफायर्स हैं। पहली पॉलिसी ये थी कि 55 से अबव पास थे, ठीक है, 55 पे मेरिट रखा हुआ था कि 55 से जो अबव मार्क्स लाएगा वो सिर्फ क्वालिफाई करेगा। तो हम वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी 55 से अबव मार्क्स हैं। तो इसके बाद जब देखा गया 50,000 सीट्स थी, ये देखा गया कि जो पास करदा कैंडिडेट्स हैं वो 50,000 है ही नहीं, वो अराउंड 20,000 या कुछ थे। तो इनको फिर मेरिट को गिराना पड़ा सीट्स पूरी करने के लिए। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स को आप पीछे कर रहे हैं सिर्फ एक डेट की बुनियाद पर, और उनका जो पास कम नंबर्स पे पास हुए हैं उनको आप हमारी जगह सीट्स दे रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। हमने टेस्ट दे दिया, हमारे एडमिट कार्ड आए, हमने टेस्ट दिया, हमने नंबर लिए, हमने हमारी जो है फिजिकल अपीयरेंस हुई, उसके बाद हमारी स्क्रूटनी हुई, लेकिन हम अभी तक हाथ खाली हमारे हैं और हम रोडों पे खड़े हैं। काबिलियत को सेक्रेटरी साहब ने समरी जो है मूव की, सरदार शाह जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने सिग्नेचर करके चीफ मिनिस्टर साहब को भेजी हुई है, मगर 1 महीना हो गया है उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ CM से, वो चाहें तो इस पे वो सिक्सर लगा के नसीम शाह बन जाएं, अदरवाइज अगर वो इसको सिग्नेचर नहीं करते तो हम सब यहाँ पर ये हैं कि सारे टॉपर से प्रोफाइल हम सब अपनी डिग्रियों को यहाँ आग लगाते हैं, क्योंकि वो फिर किस काम की। 40 वालों को ऑफर लेटर मिल के अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुके हैं, लेकिन हम 60-70 वाले हैं। हम लोग 8 महीने से ख्वार हो रहे हैं। कोई 50 दफ़ा हमारी डिग्री वेरीफाई हो चुकी है, हमारी स्क्रूटनी हो चुकी है, DGHR में हमारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, इसके बावजूद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जहाँ हम जाते हैं वो हमारी फाइल साइड में कर देते हैं कि आपका इशू सिर्फ ये है कि CM साहब ने साइन करना है। तो सवाल ये है कि CM साहब कब साइन करेंगे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं CM साहब। अच्छा जी, हमने आपको दिखाया कि कहीं पर मसाइल हैं और कहीं पर किस तरह से टीचर्स का इस्तकबाल किया जा रहा है। सो हमने सोचा कि आज टीचर्स डे के मौके पर हम टीचर्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि एक अच्छा टीचर अगर आपकी क्लास में, आपके स्कूल में, आपकी ज़िंदगी में मौजूद है,
उसका फ़ायदा आपको है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शहरी बनकर मुआशरे में ज़िंदगी भर वो उस्ताद याद रहता है, ज़िंदगी भर वो। अब जैसे मुझे मेरे बहुत सारे टीचर्स याद हैं, और यकीनन जो हमें देख रहे हैं उनको भी उनके टीचर्स बहुत सारे अच्छे टीचर्स और कुछ बुरे टीचर्स जो कि डांटते भी होते हैं। टीचर कोई बुरा नहीं होता, हाँ सिर्फ हालात बुरे होते हैं। हालात बुरे होते हैं कि कभी कभी आपको मैथ्स नहीं आता, या कभी कभी आपको मीडिया लॉस नहीं आता, तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। खैर, इल्म की शम्मा जलाने वाले पूरी दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर देते हैं, और ये काम करने वाले कोई और नहीं बल्कि उस्ताद होते हैं। उस्ताद किसी भी मुआशरे की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसीलिए इनकी खिदमात को सराहने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है। अब इस दिन के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरोज लोधी साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे सर, आपको हैप्पी टीचर्स डे, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपको जो है वो टीचर्स डे विश भी कर दिया होगा। पहले तो बीइंग अ टीचर इस दिन के मौके पे कैसे एहसासात होते हैं, ये बताइए। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं अपने एहसासात का इजहार करूं, मैं आपके तवज्जुह से अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज अल्लाह ताला ने जो भी मकाम और हैसियत दिया है, उसमें मेरे असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है, और उस तवज्जुह से मैं उन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे प्राइमरी स्कूल के हों या यूनिवर्सिटी के हों। जहाँ तक महसूस करने की बात है, ये एक बहुत ही अच्छा सिलसिला है जो चंद सालों से शुरू हुआ है। इसके सब के बावजूद कि असातिज़ा को हमारे माशरे में बड़ी हैसियत और मकाम है, लेकिन एक खुसूसी दिन की वजह से बहुत अच्छा महसूस होता है। आज जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरे पास दर्जनों मैसेजेस थी शुक्रिया की, तो आपको एहसास होता है कि आपने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका लोगों को का अंदाज़ा है और इदराक है। यकीनन एक खुशाइन बात है। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर प्राइमरी लेवल से हम टीचर्स को हायर करने के सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, ये हमेशा से ही एक इशू रहा है, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। आपको ऐसा लगता है ऐसा है? जी देखिए, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में असातिज़ा को जहाँ एक तरफ बहुत इज्जत है, टीचिंग इज़ नॉट अ प्रेफर्ड प्रोफेशन। लोग बहुत कम हैं जो अपनी ख्वाहिश से और अपनी शौक से इस प्रोफेशन में आते हैं, और जाहिर है कि जब इस तरह से नहीं होता तो फिर उनके सिलेक्शन के मसाइल भी होते हैं। हर तालीमी इदारे को, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है। तो मसाइल तो होते हैं, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि ये इस प्रोफेशन किसी तरह भी कम है। मेरा ख्याल है कि इस प्रोफेशन में जो मकाम और इज्जत है और जो रिवॉर्ड है, किसी और प्रोफेशन में नहीं। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसे हमने अपने इंट्रो में भी बोला कि एक अच्छे टीचर का आपकी ज़िंदगी में मौजूद होना आपको एक अच्छा शहरी और आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, ताकि मुआशरे के सामने जब आप आते हैं, जैसे हम कहीं पर भी बैठ के बात करते हैं या कुछ भी होता है तो कहते हैं कि इनके पीछे ब्रॉटअप, इनकी तालीम बहुत अच्छी रही होगी या बहुत बुरी रही होगी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में शायद असातिज़ा ऐसे आए होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है जो कि एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स पे अगर मैं थोड़ा सा चाहूँ कि आप उस पर कमेंट करें, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का मयार बहुत गिर चुका है। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, टीचर्स उनसे पढ़ाई कम करवाते हैं, दीगर काम ज़्यादा करवाते हैं। जो आपने फरमाया, अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तालीम है उस पर तवज्जो भी कम है, और उसमें ज़ाहिर है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि असातिज़ा भी क्योंकि प्रेफर्ड प्रोफेशन नहीं रहा, तो ज़ाहिर है कि कमज़ोर असातिज़ा आते हैं। जहाँ तक असातिज़ा का ताल्लुक़ है, हम और आप सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, और उसमें हमारे असातिज़ा का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि जो असातिज़ा अच्छे होते हैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन क्लब होता है, और बच्चे उनको हर तरह से फॉलो करते हैं, उनकी ड्रेसिंग को, उनके अंदाज़े तख़ातुब को, उनके वोकैबुलरी को, उनके एक्शंस को, तो बहुत बड़ी इम्पैक्ट होता है। और असातिज़ा का जो असल काम है वो अगली नस्ल की परवरिश करना है और तरबियत करना है, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में वो अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से निभा सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है स्कूल की लेवल एजुकेशन का, ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और वहाँ जब तक क्वालिटी एश्योरेंस नहीं आएगी, जब तक डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ होता ये है नॉर्मली
चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, असातिज़ा को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उनका कोई ट्रेनिंग का निज़ाम नहीं है। हाँ। और कोई इफेक्टिव ट्रेनिंग होती भी नहीं। मैं समझता हूँ इनकी न सिर्फ ट्रेनिंग होनी चाहिए बल्कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर कर सके। वरना आमतौर पे ऐसा लगता है कि असातिज़ा आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। अच्छा सर, आपको पता है कि हमारे यहाँ प्राइमरी या प्रेप से लेके और यूनिवर्सिटी के या उससे भी आगे के जो टीचर्स हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होती है और बाहर ममालिक में उनकी क्या ट्रेनिंग होती है? हमारे यहाँ सिर्फ कुछ इदारे, अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे बात करूँ, सिर्फ कुछ स्कूल्स बाज़ाब्ता उनके यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या टीचर ट्रेनिंग के इदारे हैं। आपको लगता है कि हमें इन इदारों पे भी फोकस करना चाहिए और इनको पूरे पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें फैलाना चाहिए? देखिए, ट्रेनिंग के साथ साथ जब किसी को आप वो जिम्मेदारी सौंपते हैं तो पहले तो वो सर्टिफाइड होना चाहिए ना कि कहीं से वो पहले से ट्रेनिंग लेके आया है। हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चियाँ जो अपना करियर स्टार्ट करते हैं स्पेशली स्कूल लेवल पे, तो उनको क्लासरूम में भेज दिया जाता है और वो in other words they are thrown in the deep end of the pool and they learn to swim by themselves. तो बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल और अर्ली लर्निंग प्लेसेस हैं वहाँ पर सर्टिफाइड टीचर्स हैं, दुनिया जहान में सर्टिफाइड टीचर्स हैं, और जब वो सर्टिफाइड हो जाए तब वो एलिजिबल है और उसके बाद जब वो एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए तब भी उनकी रिगरस ट्रेनिंग और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किसी के ऊपर सख्ती की जा रही है, लेकिन क्योंकि टीचर का रोल माशरे में इतना अहम है तो अगले नस्ल की परवरिश कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको भी उसी तरह से इक्विप होना जरूरी है। दुनिया जहान में ये सारी ट्रेनिंग के सिलसिले सर्टिफिकेशन होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ है, मेरा ख्याल इतना इफेक्टिव नहीं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की ना कि टीचर का उस तरीके से होना जो कि हमारे मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा बनाए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे असातिज़ा को वो उनका पेरोल नहीं होता जितना उनसे काम लिया जाता है। अगर मैं प्राइवेट इदारों की बात करूं तो वहाँ पर मास्टर लेवल्स करके जो टीचर्स आते हैं और जो पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत बड़े बड़े नाम है प्राइवेट इदारों के, लेकिन उनका वो पे स्केल नहीं है जो कि उनको देना चाहिए। यहाँ पर भी एक चीज़ है जो कि फिर टीचर्स को डिमोरलाइज करती है, फिर वो कहते हैं कि अच्छा जो तनख्वाह मिल रही है उसी तनख्वाह में फिर काम कर दो। देखिए, ये कहना तो बड़ा ज़ाती है कि जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह में नौकरी करते हैं, क्योंकि वो नौकरी उन्होंने खुद सिलेक्ट की। ये और बात है कि जाहिर है कि असातिज़ा को का पे स्केल फिक्स होना चाहिए, सरकारी उसमें तो है लेकिन प्राइवेट उसमें कोई ऐसा मेरे नज़र में तो नहीं है कि रेगुलेशन ऐसा हो कि कोई मिनिमम वेजेस या मिनिमम सैलरीज हो। और इसी वजह से अगर आप देखें तो अक्सर असातिज़ा फिर बाद में प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। ये मेरी नज़र में एक बहुत गैर मुनासिब अमल है। उनका काम उन क्लासरूम्स में वो तालीम देना है, वही तालीम वो ट्यूशन सेंटर्स में देते हैं और उससे एडिशनल पैसे भी कमाते हैं, जो कि एक इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। और ये समझने की ज़रूरत है कि जब जो जिम्मेदारी ली है और जिसके लिए आपने एग्री किया है वो पैसे कम हो या ज़्यादा हो, उसको जिम्मेदारी को निभाना उनका फ़र्ज़ है। सही है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़ समझाएं कि अब वो लोग जो कि जैसे हम किसी से पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, बहुत सारी बच्चियां ये कहती हैं कि मैं टीचर बनूंगी, तो वो हमारी नौजवान नस्ल जो कि इस शोबे में आना चाह रही है, जो कि चाहते हैं कि जो हमने तालीम हासिल की वो हम दूसरों तक डिलीवर करें, उनके लिए क्या आप कहेंगे कि उनको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी सोच अपने जहन में रखनी चाहिए और फिर इस मैदान में आना चाहिए? देखिए, मैं आपको अपना बता दूं, मैं जब दूसरी जमात में पढ़ता था तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं टीचर बनूं। अच्छा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चीज़ पढ़ाऊंगा और क्या चीज़ करूंगा, लेकिन चूंकि मैंने फैसला कर लिया था और मैं अपने असातिज़ा को स्पेशली जो अच्छा पढ़ाते थे उनको बहुत क्लोजली देखता था कि वो ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखते हैं। अच्छा। वो क्योंकि ये बड़ा अहम होता है कि जब बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी जाए तो वो वाज़ेह हो, फिर जब आप बोल रहे हो तो क्लास की तरफ आपका मुंह हो, बोर्ड की तरफ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें, अहम चीज़ है कि उस उस्ताद को अपना सब्जेक्ट आने के साथ साथ उसकी वोकैबुलरी बहुत अहम है। और वोकैबुलरी आती है किताबें पढ़ने से। उस्ताद की अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के बियॉन्ड नॉलेज हो, तो जो विड्थ ऑफ नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, और वो सब चीज़ें किताबें पढ़ने से आती हैं। और जितना पढ़ेंगे उससे वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, आपके ख्यालात भी बेहतर होंगे और आपकी डिलीवरी भी बेहतर होगी।
तो एक्चुअली जो उस्ताद के एक तो नॉलेज है, नॉलेज हो तो अक्सर लोगों के पास होती है, लेकिन उस नॉलेज को ट्रांसफर करने के लिए जो स्किल्स हैं वो डेवलप करनी पड़ती है। बिल्कुल। और अगर वो बच्चे बच्चियां जो चाहते हैं अपनी पसंद से, ख्वाहिश से टीचिंग में आना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो वक्त के साथ न सिर्फ अपने असातिज़ा को देखें, बल्कि देखें कि उस्ताद का रोल आउटसाइड क्लासरूम क्या है। हमारा रोल सिर्फ क्लासरूम में नहीं है, हमारा रोल तो एक बहुत बड़ा रोल असेसमेंट में है, जहाँ हम इम्तहानी कॉपियों को जांचते हैं, जहाँ हम पेपर सेट करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रोल है जो कि नॉर्मली होमवर्क के तौर पे घरों में किया जाता है, और उस रोल को भी समझने की ज़रूरत है कि आप किसी की जब कॉपियाँ असेस कर रहे हैं इम्तहान की, तो आप उसके साथ ईमानदाराना सलूक कर सकें और आपको अंदाज़ा हो सके। बाज़ दफ़ा ये बड़ा कम्बरसम काम होता है, लेकिन इंतहाई अहमियत का और उसका काम है कि ये सब चीज़ें समझाने की और समझने की ज़रूरत। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप किसी भी शोबे में हो, और स्पेशली जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है आपके ऊपर, वो इस लिहाज से क्योंकि जी आपने एक बच्चे को पढ़ाना है, उसे मुआशरे का एक अच्छा शहरी बनाना है, इसके अलावा आपने उस बच्चे की ज़िंदगी को संवारना है या बिगाड़ना है। तो जो भी टीचर्स हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे टीचर होते हैं, तो उन सबको एक तो अगेन हैप्पी टीचर्स डे, और ज़िम्मेदारी के साथ ही काम निभाइए ताकि बच्चे ज़िम्मेदार बने। आगे बढ़ते हैं। कोयटा के सरकारी स्कूल में असातिज़ा की कमी और दीगर मसाइल पर नन्हे तलबा और तालिबात ने एहतजाज करते हुए मगरबी बाईपास को बंद कर दिया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि सूबाई वज़ीर तालीम नोटिस लें, तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के स्कूल जाना पड़ता है। तफसीलात आपको दिखाएंगे नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में। स्कूल वीरान, क्लासेस खाली। अरे ये क्या, स्कूल के बच्चे कहाँ हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज हाई स्कूल न्यू कहान के तलबा और तालिबात तो मुतालबात के हक में सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। स्कूल में ना टीचर्स है, ना पानी है, ना बिजली है, ना टीचर्स है। क्या है, 500 बच्चा है, 5 टीचर्स है, क्या पढ़ा सकता है? एहतजाज के बाइस मगरिबी बाईपास पर गाड़ियों, बसों और ट्रकों की लंबी लाइनें लग गईं। मुजाहिरीन कहते हैं स्कूल में असाजा न होने की वजह से तलबा को दूर दराज के स्कूल जाना पड़ता है। हम लोग इधर स्कूल नहीं, हम लोग शेखान पे जाके पढ़ते, उधर नौकले पे शाम पे घर पे पहुँचते। स्कूल की प्रिंसिपल भी असाजा की कमी की वजह से परेशान है। यहाँ पर 365 बच्चे हैं और 9 क्लासेस हैं, जिनके लिए सिर्फ हम 5 टीचर्स हैं। कम से कम 10 टीचर्स तो होनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज 9th 10th को, 6ठी 7वीं 8वीं को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए उनके हिसाब से हमारे पास टीचर्स नहीं है। हम बच्चों का हक उनको दे नहीं सकते हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वज़ीर तालीम बलोचिस्तान मीर नसीबुल्लाह मरी न्यू कहान के सरकारी स्कूल में असातिज़ा की कमी का नोटिस लें। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। तो आपने देखा कि तालीम की हमारे क्या सूरत हाल है। उम्मीद करते हैं कि हमारी तालीम की सूरत हाल बेहतर हो और असातिज़ा ना सिर्फ उनका भी जो है कंडक्ट बेहतर हो, बल्कि उनके लिए भी सहूलियात जो है वो बेहतर हो। आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे लोगों ने सताया, आवाज़ें कसी, लेकिन डटा रहा। ब्रेक के बाद फ्रांस से PhD की डिग्री हासिल करने वाले खुसूसी शख्स से बात करेंगे। बज़ाहिर कम कद लेकिन इंसान बड़ा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी इस खुसूसी सिचुएशन का मजाक बनाया, लेकिन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह फैज़ ने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना लोहा मनवाया। 35 साला सनाउल्लाह ने दुनिया की 50 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होने वाली फ्रांस की साबान यूनिवर्सिटी से हाल ही में PhD की डिग्री हासिल की है और सनाउल्लाह फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सना, आप हमें पेरिस से माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ आर यू फीलिंग ऑन दिस अचीवमेंट? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि PhD आपने किस डिसिप्लिन में की? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है। ओह, क्या बात है, क्या बात, इतना मुश्किल काम, और यकीनन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नौकरी के मौके मिलते हैं, आपको अपना मुस्तकबिल रोशन करने के बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से आपका सफ़र का आगाज़ हुआ,
किस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए बाहर से तालीम हासिल करना हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब किसी किसी का पूरा होता है। तो प्लीज़ ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है। एक गांव है कानक, वहाँ से। तो मैंने वहाँ से अपना जो इब्तिदाई तालीम है मैट्रिक तक वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल कानक से वहाँ से कर ली। फिर उसके बाद क्वेटा आया, वहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे क्वेटा में यूनिवर्सिटी है ब्यूटम्स, तो वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया। फिर उसके बाद मास्टर्स भी इसी फील्ड में किया। और बस फिर उसके बाद शौक था आगे, मैंने कहा चल बाहर से डिग्री हासिल करने का। तो फिर मैंने HEC के अनाउंस करते थे स्कॉलरशिप्स, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। पहली दफ़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो फिर दूसरी दफ़ा हो गया। और फिर यहाँ पे पेरिस में यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन पेरिस नॉर्थ, तो यहाँ पे एडमिशन हो गया। इस तरह से मैं क्या बात है। सनाउल्लाह, जो इलाका है मस्तूंग आपका, इससे पहले कि मैं आपसे मुश्किलात का पूछूं, लेकिन मस्तूंग का केक जो है वो तो बड़ा ही मशहूर है। तो वो ये हमारा लोकल कुजीन, और वहाँ पे जो आपको शुरू में खाने पीने का मसला तो हुआ होगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब वो जाते हैं वो ना सिर्फ कल्चरल शॉक का शिकार होते हैं, बल्कि उनको ये वाली भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। इन मुश्किलात से कैसे निकले आप? डेफिनेटली शुरू में, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे जो जैसे हम कहते हैं कि देसी टेस्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे इनका एक अलग ही क्यूजीन है, जो भी सिलसिला है। तो शुरू के 3-4 महीने तो काफ़ी ही टफ रहे, लेकिन यह है कि फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हॉस्टल लाइफ काफ़ी गुजार चुका था, तो कुकिंग वगैरह मुझे आती थी। मैंने बस फिर दूसरे वीक से ही अपनी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन यह है कि अब इनका भी काफ़ी हद तक टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो अब कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल शुरू में काफ़ी मुश्किलात होते हैं यहाँ हमारे जो है कुकिंग और ये खाने पीने के हवाले से। सही। अच्छा सना, आप इस वक्त एक लिविंग एग्जाम्पल हैं। आप एक ऐसा किरदार है हम लोगों की ज़िंदगी में कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपसे सीखें, क्योंकि आपने मुआशरे की तंग नज़री, मुआशरे की तलखी को उस तरीके से बर्दाश्त किया, उस तरीके से फेस किया कि लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो लोग कुछ भी कहते रहें, उसकी परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है। मैं चाहूँगी कि वो जो लोगों का रवैया आपके साथ पाकिस्तान में रहा, या लोग यहाँ पर आपको जिस तरह कमेंट करते थे, या कुछ भी आपको अगर सुनने के लिए मिलता था, वो प्लीज़ आप अगर शेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये है कि इंसान के फितरत में है कि अगर कोई कुछ भी कर ले तो उस पर तनकीद तो होती है डेफिनेटली। बाकी जहाँ तक मेरी बात है तो ठीक है, तनकीद हुए हैं या जो भी अल्फाज आप कहें, लेकिन उसके साथ साथ मुझे सपोर्ट में मिला है ऑनेस्टली। अगर मुझे तनकीद हुई है या किसी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, तो मैंने उसको फिर अपने लिए एक तरह से पॉजिटिव वे में लेके मैंने कहा यार इसको करके दिखाना है। फिर तो मैंने उसको एक अलग एंगल से देख के और उसको मैंने अपने इम्प्लीमेंट किया है कि यार मैं, अगर आपने कहा कि नहीं कर सकते तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसी तरह से मैं आगे आया हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सपोर्ट भी रहा है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बेसिकली ख़ास तौर पे मेरे डेफिनेटली पेरेंट्स का सबसे पहले, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके साथ साथ मेरी फैमिली का ओवरऑल, मेरे रिश्तेदार, मेरे अंकल्स, उनके फैमिलीज़, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मेरे असातिज़ा किराम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और इंस्टीट्यूशंस का जिनसे मैं पढ़ा हूँ। स्पेशली यहाँ पे जब मैं ब्यूटम्स में आया तो काफ़ी हायर एजुकेशन में तो मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा ब्यूटम्स का, ब्यूटम्स फैमिली का। बिल्कुल। यहाँ पे इस इदारे के सरबराह VC साहब, इंजीनियर अहमद फारूक बाजी साहब का, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। तो इन सब की सपोर्ट के साथ ही मैं पहुँचा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर सपोर्ट ना होती तो शायद मैं अकेले न कर पाता। बिल्कुल, जैसे कि सनाउल्लाह आपने कहा कि जहाँ वो लोग हैं
जो कि चीज़ें समझते नहीं हैं, वहीं वो लोग हैं जो चीज़ समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं यकीनन। लेकिन देखें, छोटा मोटा सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन जो बड़ी फाइट आपने लड़ी है ना, वो आप नहीं लड़ी। तो आप प्लीज़ अपना क्रेडिट तो किसी और को ना दें, ठीक है, क्योंकि आप अपने हीरो खुद हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें सनाउल्लाह भाई एक मुझे और बात बताइए, अब आपने माशाल्लाह वहाँ पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर ली है और बड़ी डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन में भी। डू यू इंटेंड टू कम बैक? वापस आना चाहते हैं? वापस आके जो आपने पढ़ा, जो आपने हासिल की, अपनी कम्युनिटी, अपने शहर, अपने गांव को देना चाहते हैं? यस, ऑफ कोर्स। मैं इंशाल्लाह विद इन 20 डेज आई थिंक मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे ये है कि अब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब डिग्री कंप्लीट हो गई उसके बाद काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, थीसिस सबमिट कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे अथॉरिटीज़ के पास, और क्लियरेंस वगैरह जो होती है, तो उसमें मैं अभी बिजी हूँ। तो होपफुली विद इन 20 डेज आई विल बी बैक इंशाल्लाह इन पाकिस्तान एंड डेफिनेटली, क्योंकि जो मैंने एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने फेस की है अपने स्कूल लाइफ में स्टडी के हवाले से, या जो चीज़ें कमी है, साथ बेशक अच्छे असातिज़ा थे उन्होंने पढ़ाए हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कमी है जो मैं फील करता हूँ वहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं जितना हो सकेगा मैं अपना पार्ट प्ले करूँगा वहाँ पे ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, और एक बड़ी मशहूर लानिस्टर सेइंग है, नेवर फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट वेयर इट लाइक एन आर्मर, इट कैन नेवर बी यूज टू हर्ट यू। यानी कि जो आपकी खासियत है उसको आप अपना लोहा बना लें, उसको ही आप अपना आर्मर बना लें, और फिर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैर आपको कुछ भी कहता वजह कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और लाहौर की ऐसी लड़की से आपको मिलवाते हैं जिसने खुशनुमा रंगों के 3000 तोते पाले हैं। आपने कभी तोता पाला? बहुत। हाँ, देखा, मुझे पता था इसलिए मैं फैसले से पूछा। मैंने कभी नहीं पाला, लेकिन मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन खातून का नाम है नीलम, जिन्होंने अपने घर में पिंजरों के साथ साथ मसनूई घोंसले भी बनाए हैं, और एक तोता पालने से शौक ये बढ़ा, और अब नीलम जो हैं, अब वो उन्होंने 3000 तोतों तक वो आ चुकी हैं। और यही नहीं, आधे घर के हिस्से पे इनका जो है वो तोतों का राज हो चुका है। और नीलम जो है वो इन्हें ऑनलाइन फ़रोख्त भी करती हैं, और कारोबार करके सिर्फ 24 साल की उम्र में ही ये वालिद का सहारा भी बन गई हैं। नीलम नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और मैं देख भी रहा हूँ कि जी आपने ना सिर्फ ये कि वो जो आयरन केजेस होते हैं, बल्कि जो आर्टिफिशियल के वो जो घोंसले होते हैं वो भी बनाए हुए हैं, बड़ा कमेंडेबल है। किस उम्र में परिंदे पालने का शौक़ हुआ आपको? जी वेलकम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद मैं 2013 से जो है ना वो इस बिज़नेस में, इस हॉबी में हूँ। जब 9th क्लास में थी मैं तब, और तब मैंने जो है ना एज आ शौक़ के तौर पर, जिस तरह लोग बजरीगर रखते हैं घर पे, वैसे रखे थे। और फिर उसके बाद उससे शौक़ डेवलप होता रहा, उससे सीखने को मुझे मिला। मैंने जो है ना वो स्टार्ट बजरीगर से लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ को मैंने फ़ील किया कि मैं जो है इसको एज आ बिज़नेस जो है वो कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो इन 2016 में जो है वो मैंने इनको जो है वो स्टार्ट लिया एज आ बिज़नेस के तौर पे। मेरे बाबा ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया स्टार्टिंग से ही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं हाई एंड म्यूटेशंस और कमर्शियल सब ब्रीड करवा। क्या बात है। अच्छा, मैं देख भी रहा था कि आपके पास जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं ना, उनकी बड़ी अच्छी ब्रीड है। लव बर्ड हो गया, ब्लू पसनाटा हो गया। तो मुझे ज़रा बताएं कौन कौन से, जो कि बड़ा शौक़ होता है लोगों को, और बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि जी इनके नाम क्या है, लेकिन आप नाम से अगर बताएंगे हमें तो बहुत से लोग इन ब्रीड्स को पहचान भी जाएंगे। तो प्लीज़ बताइए कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं? मेरे पास इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्बाइनो, क्रीमिनो, पार्लो स्प्लिट इनो, और नेक्स्ट जो है वो हाई एंड म्यूटेशन में जब अगर आप बात करें तो उसमें जो है वो मेरे पास पेल फेलो, ओप्लाइन पेल फेलो, पैलर्ड ओप्लाइन, पैलर्ड डल्यूट ओप्लाइन पेल फेलो, और पैलर्ड ओप्लाइन मतलब डल्यूट ओप्लाइन, उसके बाद ग्रे विंग और पर्सनाटा डन फेलो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दैट म्यूटेशंस। क्या बात है। अच्छा, सबसे सस्ता जोड़ा कितने का आपके पास है, और सबसे महंगे से महंगा कितना पेयर आपके पास है, ये बताइए।
इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आता है और दूसरा जो है ना वो हाई एंड म्यूटेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 5000 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जो है वो 5 लाख टू ऑनवर्ड्स जाता है। ओह गॉड। तो मुझे ये बताएं कि आगाज़ में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आप ये बिजनेस शुरू कर सकें? आगाज़ में आपके पास जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि आपको पहले लर्निंग होती है देन अर्निंग होती है। तो उसमें ये है कि आप पहले सीखें, एक नॉर्मल बर्ड लगा के एक छोटा स्टेप लेके एक पेयर से स्टार्ट करें। आप उससे सीखने को आपको मिलता है और उसके बाद जो है वो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है। लेकिन ये है कि जब आपके पास सीखने को आपके पास वो होती है चीज़, आप सीखा होता है आपने, उसके बाद जो है वो आप को नॉलेज होता है कि किस तरह बर्ड्स को क्योर करना है, उनकी डिजीज़ को कैसे क्योर करना है आपने, तो फिर वो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितनी आपका बजट आपको अलाउ करता है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा नीलम, हमने ये सुना है कि जो महंगे परिंदे होते हैं उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये परिंदों के नखरे उठाने पर कितना खर्च हो जाता है? क्योंकि जाहिर है इनकी डाइट मैनेज करना, फिर उसके अलावा इनका ख्याल रखना, सर्दी गर्मी के लिहाज से इनको वो माहौल देना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये आप सब किस तरह से मैनेज करती हैं? इस तरह से मैनेज करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बर्ड थोड़े ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनका काम जो है वो हम ऑल फैमिली मेम्बर्स मिलके करते हैं। मैंने कोई भी जो है वो वर्कर हायर नहीं किया हुआ इन बर्ड सबको जो है वो लुक आफ्टर करने के लिए। तो हम सब फैमिली मेम्बर्स मिल के काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और सेकेंडली ये है कि आप जो है वो कह रही हैं कि किस तरह बर्ड्स की जो है ये केयर की जाती है। डाइट का आपने पूछा, तो डाइट प्लान जिस तरह हम इंसान हम घर में जो है वो डाइट प्लान अपना फॉलो करते हैं, सेम ऐसे इनका भी जो है वो डाइट प्लान फॉलो किया जाता है। और इनकी जो है वो सीड मिक्स जो होते हैं, इनके सॉफ्ट फूड, इनको आपने क्या विटामिन्स यूज़ करवाने हैं, पानी में क्या यूज़ करवाना है विटामिन्स, गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ होते हैं। तो सिर्फ इस तरह जो है ना इनकी डाइट को फॉलो किया जाता है। अच्छा, मुझे क्योंकि यह बड़ा वास्ट टॉपिक है, मुझे ये बताइए कि सफाई सुथराई का ख्याल इनका रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि इनका जो मोर्टेलिटी है रेट, वो अगर एक मरतबा आए तो ऐसा भी होता है कि जो अंडे बच्चे हैं या अभी जिनको पट्ठे कहा जाता है, छोटे बच्चे, वो आन की आन में सफाई हो जाती है उसकी। तो इस बात का कैसे ख्याल रखती हैं आप? कितना टाइम लगता है सफाई सुथराई और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह में? इनकी सफाई सुथराई में अगर क्लीनलीनेस की बात की जाए तो डेली वेजेस पे जो जिस तरह हम घर में काम करते हैं वैसे नॉर्मल रूटीन में सफाई होती है। और हर 8 दिन के बाद या हर 15 दिन के बाद, मतलब जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ होता है तो तब तो हर संडे के संडे, मैंने तो संडे फिक्स किया हुआ है। अच्छा। तो संडे के संडे सफाई की जाती है और हम घर में मेरे बहन, मेरे भाई या मेरे बाबा मिलके हम काम करते हैं और सब बर्ड्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 घंटे में करके फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब सफाई की बात की जाए तो वो जो है वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी जो आपने वैक्सीनेशन की बात की तो जो सारा बर्ड रूम है उसको डिसइंफेक्ट जो है वो विरकोन एस से किया जाता है। लोगों ने ब्रोमोसेप्ट लोग यूज़ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो ख़त्म करने के लिए। अच्छा नीलम, कहा जाता है कि जो परिंदे पालते हैं, आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा है, ये किस हद तक सच है कि परिंदे पालने से सांस की बीमारी हो जाती है, ऐसा है? आपको समटाइम्स देखें कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों को जो है वो सांस का इशू होता है। तो जब इसका सीड मिक्स जो आप साफ़ करते हैं तब जो है ना टाइम आपको इशू हो जाता है। लेकिन आप अगर आपको पता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, मेरी जो है वो इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, तो आप अपनी थोड़ी जो है वो केयर करें। तो वैसे इनसे कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, नॉर्मली है, ज़्यादा इशू नहीं होता। नीलम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आपने याद दिलाया था मुझे मेरे मरहूम वालिद और उनका तोतो का कारोबार, तो थैंक यू फॉर दैट। चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत अहम खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत हुई है। आर्मी चीफ का वक्त पर रिटायर होने का ऐलान। फौज सियासत से दूर है और दूर रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। पहले भी वादा कर चुका हूं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत। आर्मी चीफ का वक्त पर रिटायर होने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि फौज सियासत से दूर है
और दूर रहेगी। अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा, पहले भी वादा कर चुका हूं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। तो आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, वक्त पर रिटायर होने का ऐलान किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वॉशिंगटन में हुई है गैर रस्मी बातचीत, और इस बातचीत में आर्मी चीफ का ये कहना था कि वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा, फौज सियासत से दूर है और दूर रहेगी। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। तो वो जिसके बारे में शायद अपोजिशन काफ़ी परेशान थी, बहुत चहमगोइयाँ थी, आर्मी चीफ ने जो गैर रस्मी ये गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये वाजिया कर दिया कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। सर, क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये एक बहुत ही एक अच्छी बात उन्होंने की है कि बड़े टाइम पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट टाइम पे रिटायरमेंट का ऐलान किया, जो कि उससे पहले भी वो एक दो जगह पर इजहार कर चुके थे। और इससे ये है कम से कम के तमाम इब्हाम जो थे ऑपोजिशन के, पॉलिटिकल पार्टीज के, डिफरेंट लोग स्पेकुलेशन कर रहे थे, चहमगोइयां कर रहे थे, वो खत्म हो गए हैं। और साथ ही जो एक पॉलिटिकल उन्होंने कहा कि आर्मी सियासत से दूर है, बिल्कुल उन्होंने ठीक बात की है। काफी अच्छे से आर्मी, ऑपोजिशन, गवर्नमेंट सबसे दूर है। वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल ऑपरेशन टास्क के ऊपर, उसके बाद जो उनके दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के ऊपर, ऑपरेशन रेडीनेस के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ चीफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है, आई थिंक ही हैज बीन एक्स्ट्रा सक्सेसफुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फौज को ट्रेन किया, ज़रब-ए-अज़, उसके बाद रद्दुल फसाद में ऑपरेशन किए हैं, फिर उसके साथ उनके अपने दुनिया के मिलिट्री लीडर्स के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे थे, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बाकी दूसरे ममालिक के मिलिट्री लीडर्स कमांडर के साथ उनके ताल्लुकात, इस तरह उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने बहुत मौके पे पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया। इवन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी आप देखें, सऊदी अरब भी हो जाते थे, चाइना जाते थे, अमेरिका जाते थे, यूएई जाते थे, हर टर्की सब जगह हो जाते थे और बहुत अच्छे उनके ताल्लुकात रहे हैं। और इसके साथ उन्होंने जितना काम फौज के लिए किया है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने किया। ही वाज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान आर्मी, इवन लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने अंत तक कोशिश की है। अब आप चाहे वो फ्लड ऑपरेशन हो, नेशनल कैलेमिटीज हो, या आपकी अपनी ऑपरेशन ट्रेनिंग हो, या एट टाइम उसके साथ हर जगह पर वो आगे मौजूद होते थे। आई थिंक ये उनको बहुत क्रेडिट जाता है और इससे फौज का मोराल बहुत हाई हुआ है। मोराल का पूरा जो इफेक्ट है, रिस्पेक्ट तो दुनिया में बहुत जाकर हुई है। उन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान में उसके बाद दहशतगर्दी को खत्म किया, दुनिया अपनी फौजें और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में भेजते हैं कि इतना अच्छा हमने ऑपरेशन रेडीनेस का काम किया। ऑपरेशन रेडीनेस से लेके हारिस साहब जो कुदरती आफात है उस तक तमाम के तमाम तर काम जो है बेहतरीन किए। तो बड़ा ऐलान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत की है और उन्होंने वक्त पर रिटायर होने का ऐलान हुआ। अभी शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर से बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वाशिंगटन में गैर रस्मी बातचीत हुई है। आर्मी चीफ का वक्त पर रिटायर होने का ऐलान, आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ का ये कहना है कि फौज सियासत से दूर है और दूर रहेगी, अपनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। पहले भी वादा कर चुका हूं कि अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। तजिकर आबिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो ये कि उन्होंने बड़ा साफ साफ कह दिया कि पहले भी ये कह चुका था कि ओहदा जो है वो छोड़ दूंगा जब वक्त मुकम्मल हो जाएगा, और दूसरा बड़ी क्लियर कट उन्होंने चीज़ कह दी है कि जी कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये वो सारी जो चहमगोइयाँ थी, वो सारी डिस्कशन जो पसे पर्दा करने की कोशिश की जा रही थी, सारी अफवाहों ने आज दम तोड़ दिया। जी शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने का। जी वो तो ज़ाहिर है ये स्पेकुलेशंस थी और वो पहले भी कह रहे थे, डीजी आईएसपीआर भी पहले कह चुके थे जी के जो है आर्मी चीफ जो है अपने टाइम पे रिटायर हो जाएंगे, उन्होंने अनाउंस भी किया था। तो आई थिंक इन स्पेकुलेशंस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी एक जो पॉलिटिकल क्योस है और अनसर्टेनिटी है उसमें इजाफा करते हैं जी। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपने देखा जी कि इनडायरेक्टली, मैं नाम नहीं लेता बट इनडायरेक्टली कोशिश तो गई कि
बीच में इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन हमेशा से आमी ने अपनी जो ए पार्टिसन है और ए पॉलिटिकल जो न्यूट्रलिटी है ना सिर्फ उसको स्टेब्लिश किया बल्कि प्रूव भी किया, और उसके एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी डिफरेंट लोगों ने जो कि जिनके अपने अल्टीरियर मोटिव्स थे उन्होंने उसमें उसको कुछ नेगेटिव भी करने की कोशिश की, बट उसके बावजूद आई थिंक जो है वो चीज क्लियर है जी कि आर्मी का कोई इससे ना कोई पॉलिटिक्स में ताल्लुक है और ना कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस की गई है और ना ही आर्मी करती है। सही है, ठीक है। आबिद साहब बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे। इंतहाई अहम खबर, इंतहाई अहम इशू जिस हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में की है गैर रस्मी बातचीत और वक्त पर रिटायर होने का उन्होंने ऐलान कर दिया। एक और अहम मामला, मरियम नवाज लंदन रवाना। रवानगी से कबल मरियम नवाज ने समा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। कहती हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, इमरान खान फितना है, इसका इलाज राना साहब को करना आता है। मैं नवाज शरीफ की आवाज़ हूँ, उनसे मुलाकात बहुत खुशी का दिन है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले के मनासिर हैं जब मरियम साहिबा मौजूद थी लाहौर एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और उनके हमरा नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं वो भी जो हैं वो गए हैं और मरियम नवाज ने रवानगी से कबल समा से की है टेलीफोनिक गुफ्तगू। वो ये कह रही हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर ने। आसिम बताएगा, गुफ्तगू की उन्होंने समा से और अगेन उन्होंने यही कहा कि राना साहब के पास इलाज है खान साहब का। आज जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि मरियम नवाज इस वक्त जो है लाहौर से रवाना हो गई हैं और मरियम नवाज हैं वो लाहौर से दोहा, दोहा से उसके बाद जो है वो लंदन जाएंगी। आज रात को लंदन में पहुंचेंगी और इस वक्त जो तमाम सूरत हाल है, अभी खुसूसी तौर पर मेरी गुफ्तगू हुई उससे टेलीफोन पर और समाज से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि वो बहुत जल्द वतन वापस आएंगी। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून और तमाम इत्तेहादी मिल बैठेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। इमरान खान फितना है और उसका इलाज, जब मैंने उन्हें पूछा कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो इस तरह सियासी इस्तेहकाम आएगा, तो उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह साहब उनका बहुत अच्छे तरीके से उन्हें उनका इलाज करना आता है और राना साहब उनका मुकम्मल इलाज करेंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो नवाज शरीफ की आवाज है और बड़ी खुशी हो रही है कि आज अपने वालिद से अपने भाइयों से मिलेंगी, लंदन में अपना मेडिकल चेकअप कराएंगी, इसके बाद उनकी सर्जरी का फैसला किया जाएगा। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकालने के लिए शहबाज शरीफ इसाक डार बेहतरीन न सिर्फ टीम के प्लेयर हैं बल्कि वो इंतहाई मेहनत कर रहे हैं और मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत पहले भी मुस्लिम लीग नून ने किया था और अब भी करेंगे। इस वक्त मरियम नवाज जो है वो रवाना हो चुकी हैं और जैसे कि खबर दे रहा था, सबसे पहले खबर दी थी कि मरियम नवाज की जो है लंदन रवानगी जैसे कि उनको फैसला आया था तो समा ने ही खबर ब्रेक की थी कि मरियम नवाज अपने वालिद से मिलने के लिए लंदन जाएंगी। ठीक है आसिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे, डिटेल्स शेयर कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब शो में आगे बढ़ते हैं। तालीमी इदारों में तलबा पर अक्सर जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात पेश आते रहते हैं, जिसके पेश नज़र सिंध प्रोबेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 बिल पेश किया गया है। इस कानून के तहत तालीमी इदारों और मदारिस में बच्चों को सज़ा देना, जिस्मानी और ज़हनी जज्बाती नुकसान पहुँचाना जुर्म होगा। तालीमी इदारों में तलबा को जिस्मानी सज़ा देने का डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर रफ़िया मल्ला ने सख्ती से नोटिस लिया है और थोड़ी तस्दीक कर दें हम कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 ये बिल है। तो रफ़िया मल्ला हमारे साथ ही मौजूद हैं। रफ़िया मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप एक ऐसे अहम मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रही हैं कि आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमें ये बताया गया है बचपन से कि जी अगर नहीं पढ़ रहा बच्चा तो थोड़ा सा कर दो, तो जी दो ही तरीके हैं, या तो मार से या प्यार से, और ये घरों से होता हुआ स्कूल ने फिर इसको, कुछ स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया और फिर इस तरह की चीज़ें आती रहीं। बताइएगा कितना अहम है ये मामला और आज के इस करंट 2022 भी ख़त्म होने जा रहा है, आज भी हम इन तरीक़ों पर जब रिवर्ट करते हैं तो आप बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कैसा महसूस करती हैं इस चीज़ को? मैम रफ़ा, कैन यू हेयर मी?
जी अभी आवाज़ आ रही है, पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैम। आज अब साल 2022 ये ख़त्म होने जा रहा है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, लेकिन हम अपने स्कूल्स में इस तरीके के जब वाक़यात देखते हैं तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रहा सवाल। अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं ये ज़रा ऑडियो का लेवल वो जो इशू है ये बिल्कुल सेट हो जाए, फिर हम मैम से सवाल भी करेंगे। रफ़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, फिर वही बात आ गई ना कि हर साल जो है इस पर बात भी होती है और बहुत सारे शायद बिल भी पास हो जाते हैं, बट अगेन वही कि इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी बच्चों को अच्छा पनिशमेंट दी जाती है, आया वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो। ये बड़ा ज़रूरी है कि जो टीचर्स हैं वो उस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी बच्चे को पूरी क्लास के सामने आप ये ना कहें कि भाई तुम तो निकम्मे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ऐसे वो बच्चा जहन में ये बिठा लेता है कि ओके ठीक है मैं ये, क्योंकि फैसल ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की है चीज़। आई थिंक मैम के साथ हमारा राबता बहाल हो चुका है। आप अपना सवाल कीजिएगा। जी मैम रफ़ी, अब आप हमें सुन सकती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है मैम, क्वेश्चन मेरा ये था कि ज़माना इतनी तरक्की कर गया है, लेकिन आज भी हमारे स्कूल्स में चाहे वो सरकारी हो या फिर निजी, जब बच्चों को इस पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप क्या फील करती हैं? कैसा महसूस होता है आपको उस वक्त? जिस तरह मैं एक ऑफिसर हूँ और एक एजुकेशनिस्ट हूँ, इसी तरह से मैं एक माँ भी हूँ। आप मुझसे ये पूछें कि बीइंग अ मदर आप कैसे महसूस करती हैं, तो बहुत अज़ियत महसूस होती है, बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। और कल एक छोटा सा, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, अभी तो वो एलिगेशन के ज़मरे में है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिस पे मिनिस्टर एजुकेशन ने नोटिस लिया और हमने बाज़ाब्ता कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और इस वक्त मेरी कमेटी सरजानी टाउन के उस स्कूल में गई हुई है। तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और बहुत तकलीफ़ थी। ये एक माइंड सेट का नाम है। आप देखें कि आप कह रहे हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 2016 में पास हुआ, बिल्कुल 2016 में पास हुआ, लेकिन जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं उनको जो रजिस्ट्रेशन का हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो फॉर्म बी कहलाता है। फॉर्म बी में जो H4 है सेक्शन, वो बिल्कुल इसी पे है, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट। और सब स्कूल्स में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आवेज़ा होता है, और उनको पता है कि जिस्मानी तशद्दुद, ज़बानी तशद्दुद और इशारतन जो तशद्दुद बच्चों को जेस्चरल भी होता है, वो सब जो है वो प्रोहिबिटेड है और नहीं करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमी है, तो हमने अवेयरनेस के वर्कशॉप्स जो हैं इस पे मुनक्किद किए, जिनमें तमाम स्कूल्स के जो हेड्स हैं उनको बुलाया, जिस तरह ट्रेनिंग सेशन होता है। उसके बावजूद भी ये इस किस्म के वाक़े जो हैं वो एक माइंड सेट है, जो हम सिंधी में कहते थे बार जी मार बार जी संवार। हम सुनते हुए आए कि बच्चे को संवारना है, मुस्तकबिल तो उसको मारे। मुझे ये लगता है कि वो पुराना जो माइंड सेट चला आ रहा है वो अभी तक है। मैं USA गई, एक तकरीब में मैंने टीचर से पूछा कि आपने स्टडी की है, मुझे बताएं आप बलोच वहाँ गई हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, हमारा मुल्क बीच में था, आप क्यों नहीं आई मेरे टीचर्स को ट्रेन करने के लिए? तो उसने कहा मैंने पाकिस्तान के मदारस में और स्कूल्स में ट्रेनिंग दी, टीचिंग की। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि उनका जवाब क्या था कि वाट एवर यू टीच, जो भी तुम हमें सिखाना चाहती हो सिखाओ, वी विल स्टिल टीच द सेम। फिर भी हम वही पढ़ाएंगे जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं। अब इस माइंड सेट को चेंज करना है, और सज़ा और जज़ा का जो अमल है उसको लेटर और स्पिरिट में अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम रोज़ बैठ के रोएंगे। जब कोई वाक़या होता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, डिस्कशन होते हैं, अखबारों में आर्टिकल्स आते हैं, और फिर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बैकवर्ड में चले जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ये एक पूरी मूवमेंट की तरह जो है जोश जज्बे के साथ मैं समझती हूँ, हमें अगर बच्चों को अपने हाल और मुस्तकबिल को बचाना है, एक मजबूत कौम की तरफ लीड करना है, और वो हमारे ये बच्चे हैं जो आज का हाल है, तो उनके लिए एक मूवमेंट भरपूर उसका आगाज़ होना चाहिए। सही है, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीम्स का विज़िट करना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगेन वही बात है कि एक चीज़
आ जाना और कह देना कि जी ये रूल आ गया है, अब इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, उससे पहला स्टेप, दूसरा उसका चेक एंड बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है मैम। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या टीम विजिट करती है कि अगर किसी जगह पर कोई रूल लागू हो गया है और फिर उसके बाद वो टीम जाके देखे या एनालिसिस करे कि जी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा? नहीं, आपका सवाल ये बहुत अच्छा है और आपके चैनल के तवस्सुत से मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ कि जिस आपने प्रोहिबिशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्ट 2016 की जिक्र किया, उसके तहत जो रूल्स बने हमने वो तमाम स्कूल्स को कन्वे किए सर्कुलर की सूरत में और टीसीएस की सूरत में, ताकि हर किसी को ये पहुँचे। और उसके बाद जो हमारी टीम है जब भी जाती है अवेयरनेस सेशंस पे और इंस्पेक्शन आप सर्टिफिकेट देते हैं 3 साल का, 3 साल के बाद रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। हमारी टीमें मुसलसल कंप्लेन इंक्वायरीज़ की भी निकलती हैं, मॉनिटरिंग की भी निकलती हैं और रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन की भी निकलती है। अवेयरनेस हम मुसलसल दे रहे हैं और अफसोस इस बात का है कि जो आप जिस एक्ट की बात कर रही हैं वो कितना सख्त है, वो उसके भी मुतालिक हम स्कूल्स को कंप्लीट आगाही दे चुके हैं कि अगर आप बच्चे से कोई ज़्यादती करेंगे, जिस्मानी तशद्दुद करेंगे तो 334 और 336 जो हमारा पाकिस्तान पेनल कोड है उसके तहत आपको ज़िंदगी भर की उम्र कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। तो उसके बावजूद भी इनको ये डर नहीं लगता। और यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट है, हमने इनको मुकम्मल बताया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हर स्कूल जो है उसमें, हर इदारे में, हर मदरसे में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनेगी कि जहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसी कोई बात हो, वर्बल जो है उसकी तशद्दुद की या फिज़िकल तशद्दुद की, तो वो कमेटी में पेरेंट या बच्चा फॉर्म फिल करेगा और उसका नाम लीक नहीं किया जाएगा और उसको सलीके से देखा जाएगा। और अगर वो फेल होते हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसका नंबर है हेल्पलाइन का 112, उस पर जो है वो कॉल करके बच्चे के मुतालिक आगाही दे सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, जी तो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है इसमें कि इतनी इम्प्रिजमेंट है, जेल जाएंगे, 10 लाख रुपए देंगे, 14 साल का जेल है, 10 साल का जेल है, ये सब चीज़ें स्कूल्स को पता है। सर्कुलर के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू और जो वर्कशॉप हमने कंडक्ट किए हैं उनके थ्रू हम बता चुके हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी कि अब हम सबको एक माइंडसेट जो है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको हम मारेंगे, एक माइंडसेट ये है कि बच्चा नहीं पढ़ता उसको मार दी जाती है, जो कि गलत है। बच्चे को अगर आप ज़्यादा प्यार से कंसोल करेंगे, समझाएंगे, और हर एक बच्चे को, वालिदैन को भी ये मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहूँगी कि हर आपका बच्चा साइंसदान नहीं बनेगा। हर बच्चे की जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो डिफरेंट है। कोई साइंस पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनको प्रेशराइज न करें। जो बच्चे खुदकशी करते हैं और टीचर्स उनको मारते हैं, एक किस्म का तशद्दुद ये है। दूसरा जो है वो चाइल्ड की सेक्सुअल हरासमेंट है, बच्चों के साथ जो जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है, जहाँ बच्चों का जो मिसयूज़ किया जाता है, वो बहुत तकलीफ दह बात है। जो असातिज़ा, आज असातिज़ा का और भी दिन है। ठीक है, बिल्कुल, आज टीचर्स डे भी है, तो आज पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज भी आ गया है, राइट फ्रॉम द हैरेसमेंट टू द कॉर्पोरल पनिशमेंट। आपने तमाम तर चीज़ों का अहाता किया है। सिर्फ एक चीज़, वो जो कंप्लेंट नंबर है, सिर्फ शॉर्टली मुझे बता दें, हम इसको चला भी दें ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो पेरेंट्स तक वो नंबर भी पहुँच जाए। जो आपका कंप्लेंट नंबर है मैम? चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो 1122 है। ओके कि अगर किसी को भी बच्चे को 1122 चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है कि अगर किसी बच्चे को कोई हरास करता है या तकलीफ देता है तो वो उस पे कॉल करके और फिर बुला लें पुलिस को। दूसरी बात, अगर इदारे की कंप्लेन है तो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का कंप्लेन सेल है, जिसमें पेरेंट्स आकर बाज़ाब्ता अपने आइडेंटिटी कार्ड, नाम, मोबाइल नंबर के साथ कंप्लेन यहाँ पे जो है वो लिखवाएं। और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, सिंध गवर्नमेंट में वो ही
चल रहा है और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का पोर्शन है उसमें, उस पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो और व्हाट्सएप पे जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी पेरेंट्स कर सकते हैं। जो भी वालिदैन देख रहे हैं, अगर 1122 बच्चों में स्कूल में कोई होता है अगर इस तरह की चीज, तो आप 1122 पे फौरन राब्ता करें, कंप्लेन अपनी करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रफ़िया मल्ला हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन वो जो एक उसूल थे, मिस रफ़िया ने भी कहा कि सिंधी में कहावत है ना कि बारन ते मारते बारन जी समार, हमें भी कहा जाता है कि जी पढ़ाई के दो तरीके हैं, तो प्यार से या मार से। तो खुदा का वास्ता प्यार को डबल कर लें, इस मार को हटा दें, फिर देखें आपके बच्चे कितना शाइन करते हैं। हाँ चलें जी, और वही बात है कि जो चीज़ आप मार से सिखा रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो बच्चे के अंदर डर और खौफ होता है ना, तो बच्चे के अंदर शौक पैदा करें कि बच्चे को आप बताएं कि आपने ये करना, और वो शौक अगर बच्चे के अंदर होगा तो वो आपके बिना कहे भी कर लेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम जब कभी अपने घरों में बैठकर बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में होने वाली अवार्ड्स की तकरीबात देखते हैं तो एक बार हमारे दिल में ये ख्याल ज़रूर आता है कि काश हमारी ज़िंदगी में भी कोई लम्हा ऐसा एक बार ज़रूर आए। मगर हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते होंगे कि ये अवार्ड की मूर्तियाँ बनाई कहाँ जाती हैं और कितने पैसों में? आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं 16 साल की उम्र से राबिया आपा के पास काम करता था, तो स्कल्पचर वगैरह बनाते थे उनके साथ मैं हेल्प करता था, उनका हेल्पर था एक तौर पे। तरीका ये, एक मास्टर हमने बनाया था क्ले में, उसके बाद हमने मेटल कास्टिंग की, उसकी सैंड से, उसको सैंड में दबाना होता है और मेटल पिघाल के उसमें डालते थे और उसमें वो बना रहे थे हम। फिर वो मशीन पे मशीनिंग करते हैं उसे हम, जैसे लेथ मशीन पे बफिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करके उसके बाद हम कलर पे लेके आते हैं उसे। कलर परमानेंट कलर करना पड़ता है ताकि वो लगे गोल्ड का। अगर हम 30-40 अवार्ड बना रहे हैं तकरीबन 1 महीना लगता है इसमें। हम 3 से 4 3 लड़के मेरे पास काम करते हैं, एक मैं हूँ, और हम चारों लोग लगते हैं माशाल्लाह, मेहनत करते हैं दिन रात। सुबह में कॉलेज में होता हूँ, शाम में फिर यहीं आके अपना स्टूडियो में छोटा मोटा अपने बच्चों के लिए जितना भी हो सकता है तो ये काम करते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने हुमायूं सईद के हाथ में देखा तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने हुमायूं सईद लोगों के साथ काम किए, उनके घर पे भी मैंने काम किए, स्कल्पचर वगैरह बनाए, तो मैं उनको जानता था कि वो कितनी मतलब बड़े वो हैं, एक्टर हैं। तो मैं ज़्यादा ड्रामे वगैरह देखता नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है। जो हुमायूं सईद से मैं इसलिए बहुत खुश हुआ कि हुमायूं सईद को दिया, तो बड़ी बात है। And both the award goes to हुमायूं सईद। सुबह से शाम तक अपने चंद साथियों के साथ मेहनत मजदूरी करके हमीद उमर बमुश्किल इतने पैसे हासिल कर पाता है जो उसके घर का चूल्हा जलाने के लिए काफ़ी हों। पैसे इसके तो मैं ख़ास नहीं लेता। एक अगर 30 अवार्ड बन रहे हैं तो पर अवार्ड में उनसे बॉक्स भी है, उसमें नेम प्लेट भी है, ईचिंग भी है, मेटल कास्टिंग, सारा प्रोसेस करने के बाद मुश्किल से एक अवार्ड का मुझे 10 से 12 हज़ार रुपये तक का मतलब पड़ता है। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं बहुत बड़ी वो करूं या ख्वाहिश करूं, बस अल्लाह पाक दे तो अपना घर दे मुझे। आज तक मेरा अपना घर नहीं है, तो अल्लाह पाक दे तो फिर अपना घर दे, अल्लाह से ही मांगूंगा, किसी से नहीं। पिछले 10 साल से हमीद उमर अपनी बीवी और 5 बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए अजीमुशान अवार्ड्स शोज़ में पेश की जाने वाली मूर्तियाँ तैयार कर रहा है, वो भी निहायत ही मामूली रकम के एवज़। वो ये नहीं जानता कि अमेरिका के मशहूर ज़माना ऑस्कर अवार्ड्स के लिए तैयार की जाने वाली एक मूर्ति की कीमत 400 अमेरिकी डॉलर होती है, यानी 91,000 पाकिस्तानी रुपयों से भी ज़्यादा। काश हमारे लोगों के भी हालात बदलें और इनसे काम लेने वाले इंसाफ के साथ इन्हें मुआवजे की अदायगी करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बेस्ट रिपोर्ट अवार्ड गोज टू रेहान अहमद। अगर हमारे पास होता तो हम आपको एक अवार्ड दे देते रेहान। चले हम अभी प्रोग्राम के बाद उनसे मिलेंगे ना, लफ्जों के जरिए हम उनको अवार्ड देंगे, तारीफ करेंगे। हाँ, और फिर उनसे ट्रीट भी लेंगे, आपको अवार्ड मिला है। एक ब्रेक, जबरदस्ती की ट्रीट है कि खुद ही अवार्ड दे रहे हो। अवार्ड मिला है उनको, हमने अवार्ड दिया है, आप ट्रीट दें। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ब्रेक ले लेते हैं।
वेलकम। क्या आप गोरा लगना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बहुत सारे इश्तिहार जो हैं आपने देखे होंगे, लेकिन अच्छा, अब महंगा इश्तिहार के अलावा आप ये देखें कि ये हमारे मुआशरे की साइकी बन गई है कि जी फलाने बंदे का रिश्ता है, गोरा है तो फ़ौरन आ जाएगा, काला है तो शायद नहीं आएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम शायद डिनाई नहीं कर सकते, और फिर शायद इसीलिए हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। अब खूबसूरती का मतलब ये नहीं होता कि आप गोरे नज़र आएँ, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। खूबसूरती का मतलब होता है आपकी स्किन हेल्दी हो, आपकी स्किन ग्लो करे, आप एग्जैक्टली आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं हो, आपकी स्किन जो है वो रफ नहीं हो, फाइन लाइंस नहीं हो, आप भले से आपका गंदुमी रंग है लेकिन आप अट्रैक्टिव हो। अच्छा, अब इसके लिए ख़वातीन क्या करती हैं? गोरे होने के लिए क्या करती हैं कि बहुत सारे जतन किए जाते हैं जी, मुंह पे डिफरेंट टाइप्स के मास्क लगाए जाते हैं, महंगी नाइट क्रीम्स होती हैं जिसमें मरकरी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो आपको कहते हैं ना कि आप 2 दिन में गोरे हो जाएंगे, वो तमाम ख़वातीन जो 2 दिन वाला फार्मूला, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि प्लीज़ जिस क्रीम में मरकरी ज़्यादा है वो क्रीम आपकी स्किन पे उतनी जल्दी असर तो कर जाती है, लेकिन उसके बाद आपको स्किन कैंसर हो सकता है। इंटरनली आपकी स्किन जितनी डैमेज हो जाती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वक्त से पहले बूढ़ा लगना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर अरीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पहले से ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव, और माशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो कर रही है इतनी ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी क्रीम लगाई? ये भी आप ऑनर बताएंगी। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। वो ख़वातीन या इवन मर्द हजरात भी जिनको उनकी स्किन से रिलेट कोई भी इशू है वो प्लीज़ फ़ोन उठाएं, नंबर डायल करें, अपना इशू डॉक्टर अरीज के साथ डिस्कस करें, घर बैठे आपको इलाज मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं, हमारी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जी खूबसूरत लगने का मतलब है कि गोरा लगना। मैं चाहूँगी प्लीज़ इस पे थोड़ा कमेंट करें। गोरा इज़ नॉट, मैं कहती हूँ जब आपके पास स्किन है तो आप स्किन का इस तरीके से ख्याल रखें कि उसकी टोन टेक्सचर अच्छी होनी चाहिए। अपनी एज से आप पीछे लगें, इतनी पीछे लगें, कम से कम 10 साल तो कम से कम 10 साल। आपकी अगर ये चीज़ें होंगी ना तो आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं होता। देखो हम देखते हैं कि एक्नी तो नहीं हो रही, स्किन रफ तो नहीं हो रही, टेक्सचर कैसा, ये चीज़ पहला इंप्रेशन देती है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना कि कॉम्प्लेक्शन पहला देता है, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। दूसरा, आप ये सोचिए कि आपके सेल्स में डार्क कलर जो आता है, जो पिगमेंट दे रहा है वो प्रोटेक्टिव पिगमेंट है। अगर हम देखें दुनिया को भी तो ग्लोबली जो एरियाज़ हैं या जो मुल्क ममालिक हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन सन की जो हमारी हार्मफुल रेज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो आप जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेकर, जो आजकल बहुत वाइटनिंग इंजेक्शंस भी चले हुए हैं या आप क्रीम्स लगाते हैं, तो आप अपना नेचुरल पिगमेंट ख़त्म कर देते हैं। सही है। डॉक्टर साहब, हमें लाहौर से कॉलर ने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। समर हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। समर, बताएगा क्या इशू है आपका स्किन के? समन हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी है। स्किन के हवाले से क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि ड्रेस भी बहुत प्यारा, मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। आप अपना एड्रेस हमारी टीम को नोट करवा दें, और बशर्ते ये कि ये ड्रेस आपको आ जाए तो मैं जरूर आपको भिजवाऊंगी। आप अब डॉक्टर साहब, मिलेगा मुझे? वैसे मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा। आप सिर्फ ये काम करें कि आप अपना एड्रेस नोट करवा दें और अब आप सवाल कर लें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जी, मैं डॉक्टर साहबा से सवाल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो प्लीज़ मुझे कुछ बता दें। ऑयली स्किन के लिए देखो, ऑयली स्किन वैसे ना अच्छी होती है, दैट मीन्स कि आपके हेल्दी ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्किन ड्राई नहीं होगी। ड्राई स्किन एज ज़्यादा जल्दी करती है। बट अगर बहुत एक्सेसिव ऑयल और उसकी वजह से एक्नी है या पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल कि आप एक तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, अपनी डाइट में से ऑयली स्पाइसी फूड्स कम कर दें, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दही का इंटेक, ये चीज़ें होनी चाहिए डाइट में। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये कि चूँकि मेरी भी ऑयली स्किन है, ये वैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि ऑयली स्किन पे एक्नी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसा है? ब्लॉक हो जाते हैं। देखो, जो ऑयली स्किन होगी ना वो पोर्स ब्लॉक करेगी। तो अगर आप डेली कि आपने रूटीन अपनी एक सेट की हुई कि रात को आपने अच्छी सी क्लेंजिंग करनी, क्लेंजिंग के लिए ये नहीं कि बहुत कोई हाई एंड आपने प्रोडक्ट्स लेने, आप सिंपल कोकोनट वाटर से कर सकते हैं, आप रोज़ वाटर से कर सकते हैं। क्लेंजिंग करना इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छा फेस वॉश जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर लें। अच्छा। तो और अगर देसी उस पर जाना है तो देसी दही एंड शुगर इज़ वेरी गुड, क्योंकि दही जो होता है वो उसमें लैक्टिक एसिड है, वो क्लीन करता है स्किन को। शुगर जो होती है ना वो एक्सेस इन्फ्लेमेशन कम करती है। एक चीज़ ये कि हम जब भी जाते हैं, ख़ासतौर पर खातीन या फिर इवन फदा से हम लोग भी जब मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और कहते हैं जी ये फेस वॉश है एंड लेट्स वॉश इट एंड दैट्स इट।
हमें इन प्रोडक्ट्स को लेते हुए कितना ध्यान रखना चाहिए? देखो, एक तो प्रोडक्ट्स के ऊपर देखने के उस पर एलर्जी का फैक्टर क्या लिखा है। हाइपोअलर्जिक मींस के जिनमें टेस्टेड होता है कि एलर्जी कम प्रोड्यूस होगी। देन डोंट गो फॉर प्रोडक्ट्स जो आपका किसी और ने बताया कि भाई मैंने ये इस्तेमाल किया था, वो तो कभी इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि उसकी और आपकी स्किन तो होती है अलग। चारकोल वाला किया था, मैं जबरदस्त हुआ था साफ, तो आप भी करना। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपनी स्किन देख के आपने अगर ऑयली स्किन है तो उसमें हम कहते हैं कि जिसमें सैलिसाइलिक एसिड डाला हो अराउंड उसकी कम परसेंटेज हो, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज इट्स एन एसिड, तो उसके अंदर फेस वॉश है या क्लेंजर है या टोनर है, तो वो आपको ऑयली स्किन में हेल्प करता है। अच्छा। जो ड्राई स्किन के होते हैं दे शुड लुक फॉर जिसमें जैसे बेस है कोकोनट की या कोई क्रीमी बेस डला हुआ है, दैट दे गो फॉर दैट। लेकिन अगेन अगर आप स्किन को अपने करना चाहते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से टीन एज से लेकर अराउंड 20-30 से कितना टाइम होता है कि हम डिसाइड कर लें कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट कर रहा है। आपको उस दौरान अपनी स्किन का पता चल जाता है। और स्किन फीमेल्स के साथ एक ये चीज़ होती है कि स्किन विद हार्मोन्स विद एज चेंज होती है हमारी स्किन, बिकॉज जैसे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं, 35 क्रॉस करते हैं, हमारी स्किन ड्राई की तरफ हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं। सही है, ठीक है। सरगोदा से हमें ज्वाइन किया है ज़ियाफत ने, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाफत, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा से क्या सवाल करेंगे आप? जी ज़ियाफत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल मिला लें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम हमेशा, हमारी माएँ ये हमें कहती हैं कि अच्छा खाओ ताकि अच्छे दिखो। ये तो अब आ गए ना कि फलानी चीज़ मुंह पे लगा लें, नींबू का रस लगा लें, खीरे आंखों पे रख लें या दही लगा लें, लेकिन जो आप खाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय इसके कि आप वो अपनी स्किन पे लगा लें। बिल्कुल, देखो इंटरनली आपकी जितनी हेल्थ अच्छी होगी ना, आपका गट सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितने न्यूट्रिशन आपके अंदर ज़्यादा होगी, आपकी स्किन, हेयर, आपका पूरा फंक्शनिंग बॉडी की वैसी हो जाएगी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो करते हैं ये चीज़ इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जितने ग्रीन हैं, रेड फ्रूट्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं। ग्रीन फ्रूट्स हैं तो उसके अंदर जो है विटामिन बी की सोर्सेज अच्छी हैं, उसके अंदर विटामिन सी की सोर्सेज अच्छी हैं। रेड फ्रूट्स में विटामिन ए की सोर्सेज, रेड, ऑरेंज, येलो जो होते हैं थोड़े, उनमें विटामिन ए की सोर्स अच्छी होती है। एंड जितने भी ज़्यादातर फ्रूट्स हैं दे हैव विटामिन सी विच इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमें एजिंग हमारी पीछे कराता है। जो फ्री रेडिकल्स यानी कि जो तोड़ फोड़ हमारे जिस्म में हो रही है, उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको ख़त्म करता है। तो आपने जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपने लेने। सही है। इस्लामाबाद से तौसीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी आवाज़ आ रही है प्लीज़। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं शावर वगैरह लेता हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना, तो उसके बाद मतलब वैसे स्किन मेरी ऑयली है, वो 2-3-4 घंटे गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आ जाता है ना। अच्छा, लेकिन आफ्टर शावर उनकी जो बॉडी है वो ड्राई हो जाती है। अगर आप शावर में एक्सेस स्क्रबिंग कर रहे हैं, सोप बहुत कोई ऐसा हार्श किस्म का यूज़ कर रहे हैं, जो होते हैं ना कि ऑयली स्किन सोप्स आते हैं, तो वो आपके ऑयल्स रिमूव कर देते हैं। दूसरा, गर्म, बहुत तेज़ गर्म पानी से शावर लेने में स्किन ड्राई हो जाती है। अच्छा, अगर जब आप एक्सेस ड्राई करेंगे तो आपकी स्किन जो पहले ही ऑयली है उसको एक आपकी ब्रेन सिग्नल देगी कि भाई ऑयल ख़त्म हो गया, तो वो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आपने बैलेंस करना है तो आप ये चीज़ें कि आप बहुत हार्श सोप्स ना यूज़ करें, आप जो हैं बहुत तेज़ गर्म पानी से ना लें, और जब आप नहा के निकलते हैं तो एक नेचुरल कोई बॉडी मॉइस्चराइज़र या आप रखें, क्योंकि आपको ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र वही, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों के दरमियान कि जी आपकी स्किन अगर ऑयली, आप कोई भी उठा लें, आप बटर स्क्रब ले लें, आप कोकोनट स्क्रब ले लें या कोकोनट क्रीम ले लें, कोकोनट तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऑयली स्किन के लिए क्या वो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है जिसके अंदर ऑयल ऑलरेडी मौजूद हो? देखो, अगर आप ऑयली स्किन के लिए कोकोनट है या जैसे आप जो है एक ग्रेप ऑयल आता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे ना तो एक्सेस ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ठीक है, और नहाने के बाद करें, जब पहले ड्राई हुई उसके। एक चीज़ और भी, बहुत से लोग ये कहते हैं जी, जो आपके पोर्स हैं उनको अगर सही से आपने खोल के वॉश करना है तो आप ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंड नहीं, ये जो गर्म पानी, ठंडा पानी, या फिर कौन से पानी का टेम्परेचर अच्छा होता है स्किन के लिए? जो टैप वाटर होता है ना वो अच्छा होता है, ठीक है। आप नॉर्मल टैप वाटर से दें। अगर आपने क्लिनजिंग करनी है और आप हफ्ते में या 10 दिन में करना चाहते हैं, स्टीम ले लें। स्टीम लेने के बाद आइसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न है कि आपने जो पोर्स ओपन किए हैं वो वापस कैसे श्रिंक होंगे। अच्छा, ये वैसे होता है कि आपने अगर कोई फेशियल लिया है, कोई वैक्सिंग ली है फेस पे, या आपने घर में क्लिनजिंग की है, या आपने स्टीम इवन लिया है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए,
उसके बाद आप आइसिंग करें तो वो पोर्स बंद होते हैं, पोर्स श्रिंक होते हैं। और आइसिंग वैसे भी अगर फीमेल्स करें ना तो उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बिकॉज आइसिंग में ये होता है कि जब आप आइसिंग करके ख़त्म करते हैं तो आपकी ब्लड फ्लो अच्छी होती है स्किन में। ओके, तो जब जितनी अच्छी ब्लड फ्लो होगी किसी भी टिश्यू की, वहाँ पे जो है आपकी उतना अच्छा ग्रोथ होगी, उतना अच्छा कोलेजन बिल्ड होगी। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग डिटॉक्स वाटर बनाते हैं और कुछ अपने तौर पे बना लेते हैं, हर चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, तो सिर्फ ये मछलियाँ डालने की कमी रह जाती है। ये जो डिटॉक्स वाटर बनता है ये कितना इफेक्टिव है आपकी हेल्थ के लिए, और स्पेशली इसमें ऐड क्या होना चाहिए? देखो डिटॉक्स वाटर अगर आप वो समझ रहे हैं कि पानी में चीज़ें डाल के मैंने रख दी और वो एक्सट्रैक्ट निकल आएगा और पूरा दिन मैंने पी लिया, वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज देखो उसके आप जो भी इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट डाल रहे हैं या वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ना, उसके अंदर चीज़ें हैं, वो एक्सट्रैक्ट या तो बॉयल कर लें आप या कुछ नहीं, वो कुछ नहीं होगा उसमें। आप या तो मैं कहती हूँ अगर डिटॉक्स ड्रिंक्स बनानी है तो ब्लेंड कर लें आप। ब्लेंड का फ़ायदा ये होता है कि यू आर टेकिंग एवरीथिंग, उसमें फाइबर भी चला जाएगा, आपकी सारी न्यूट्रिशन है। जैसे आप स्ट्रॉबेरीज आजकल आने वाली हैं, आई एम लाइक वेरी फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरीज, और मैं हर पेशेंट को कहती हूँ जितना अरसा सीजन है खाओ, सुपर फूड्स हैं। स्किन, हेयर, आपके इंटरनल फीमेल्स के हार्मोन्स के बैलेंस के लिए तो बेरीज आर एक्सीलेंट। तो स्ट्रॉबेरीज जब आएँ तो आप लें, उसमें आपको लाइकोपिन भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगी। ठीक है, हमें रावलपिंडी से कॉलर ज्वाइन कर चुकी हैं रुबीना, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबीला, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने अपनी स्किन का पूछना है कि स्किन पे वाइट एक्नी और ब्लैक एक्नी बहुत ज़्यादा है। ओके, वाइट एक्नी और ब्लैक एक्नी। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में ये होता है कि वाइट हेड्स जो होते हैं ना वो पोर्स होते हैं जिसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई होती, या ब्लैक मेकअप से हो जाए, वो ब्लॉक पोर्स होते हैं। जब क्लिनजिंग करें अच्छे किसी में इस तरह के पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप ऐसा क्लेंजर लें जिसमें लिखा हो एस्ट्रिंजेंट या सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, इट रिमूव्स दोज डर्ट, अंदर से क्लीन करता है, उसके बाद आइसिंग कर लें। तो फिर ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो किसी को दिखा दें, बिकॉज स्किन इज़ ऑल समथिंग जिसको हम देख के ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस करते हैं। कभी कभी हम लोग कह रहे होते हैं वाइट हेड्स हैं, वो मीलियाज होते हैं। मीलियाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब अगर कहते हैं ना स्क्रबिंग, हाँ ब्लैक हेड्स का भी बता दें। ब्लैक हेड्स भी इसी तरह क्लिंजिंग करेंगे, प्रॉपर्ली ब्लैक हेड रिमूव करेंगे एंड देन आइसिंग करेंगे। लेकिन आपसे पूछना है फेशियल्स बहुत हार्श फेशियल्स नहीं लेंगे। कि घर में अमूमन ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं कि अच्छा आप ना कॉफ़ी स्क्रब बना लें, उससे आप अपने फेस की स्क्रबिंग करें और उसके बाद आप ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकाल लें। ये जो कॉफ़ी स्क्रब का एक कॉन्सेप्ट है तो ये वाकई सही है। देखो स्क्रब्स आप जब भी बनाओगे ना, स्क्रब में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो चीज़ जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, अच्छा, ठीक है। दूसरी वो चीज़ जो क्लिनजिंग से पोर्स को क्लीन करे। सही तो कॉफ़ी प्लेज दैट फंक्शन, बट आपने स्क्रब करने के बाद दबा दबा के ब्लैक हेड्स नहीं निकालने। ये शायद हमारे सैलून्स में भी ये प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो जो आप दबा दबा के निकालते हैं ना ब्लैक हेड या कोई भी वाइट हेड, तो वो भाई निकलता भी प्रॉपर नहीं है, निशान पड़ जाता है और फिर वो आधा निकल जाता है, आधा रह जाता है और उसके बाद पिंपल्स होते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत सारे कॉलर्स से जो कि कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की कमी थी, जितने कॉलर्स की हम कॉल हम दोबारा सेगमेंट करेंगे, मगर हम दोबारा से सिर्फ आपके लिए ये सेगमेंट रखेंगे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पे पेज है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। कुछ टॉपिक अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।